नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने भरोसे के परिचय डिजिटल प्लेटफॉर्म एम स्टडी से आपका डायरेक्ट अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जो पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए ये क्लास आप लोगों के बीच में है। और इससे पूर्व दो क्लासें 25-25 प्रश्नों की आप लोगों के बीच में आ चुकी है और आज ये 3rd नंबर की क्लास है। तो लीजिए, आप लोग लगातार इस क्लास का आनंद लीजिए और आने वाली पीटीटी और बीएसटीसी भर्ती परीक्षा में आपका चयन हो। शुभाशीष हमारी तरफ से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए, प्रौढ़ शिक्षा इसलिए आवश्यक है। प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता के बारे में बात की जा रही है। तो पहला ऑप्शन है प्रौढ़ों की संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन है प्रौढ़ों की को रोजगार प्राप्ति की आसानी होगी। तीसरा विकल्प है प्रौढ़ों को शिक्षित करना कम खर्चीला है। चौथा है शिक्षित प्रौढ़ अपने बच्चों को शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या अशिक्षित अनपढ़ ही रखेंगे? चौथा विकल्प ये कह रहा है कि हम पढ़ा लिखा देंगे ना, तो ऐसी स्थिति में वो भी क्या करेंगे, अपने बालकों को पढ़ाएंगे। तो क्या अनपढ़ जो हैं वो अपने बालकों को नहीं पढ़ाते? इसका मतलब ये सही जानकारी नहीं है। आइए, इसका प्रश्न का जवाब आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है, परंतु इसका सटीक जवाब यह होगा कि इनकी संख्या सबसे ज्यादा होने के कारण इनके लिए जरूरी है कि ये इनको शिक्षा दी जावे, यानी प्रौढ़ों की संख्या ज्यादा होने के कारण। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी अभ्यर्थियों के साथ में, अपने सभी साथियों के साथ में इसको जरूर शेयर करें। हमारे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनका आप यूज करें, क्योंकि जो आपका नेट पैक जितना मिल रहा है उतना मिलेगा। तो आइए, इसी क्रम में हमारा दूसरा जो प्रश्न है ये कह रहा है सबका जवाब आना चाहिए। ऐसा नहीं कि काफी विद्यार्थी तो चलो कोई नहीं दूसरा दे रहा उससे काम चल जाए। अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है, यानी टीचिंग कब इफेक्टिव हो सकता है? यदि अध्यापक, पहला ऑप्शन, शिक्षण वहां से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले से जानता हो, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर का फॉर्मूला। दूसरा, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, या विषय का अच्छा ज्ञाता हो, या उपयुक्त सभी। इस प्रश्न के जवाब में आप सब लोग मात खाएंगे। इसके जवाब में इसलिए मात खाएंगे क्योंकि आपको लगता है कि टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए अध्यापक में ये सारे गुण होने चाहिए, परंतु नहीं। ज्यादा इफेक्टिव कब बनेगा? जब जहां से वो पहले शिक्षण कार्य समाप्त किया था, यानी वो जानते थे, वहां से प्रारंभ किया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। याद रखना, ये वर्तमान में अभ्यर्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए बेहद जरूरी है कि जो पहले ज्ञात है वहीं से अज्ञात की ओर उनको आगे बढ़ाया जाए और पढ़ाया जाए। तो आपका जवाब होगा ए। इसी कड़ी में अगला प्रश्न कह रहा है कि छात्रों को चरित्रवान एवं अनुशासित बनाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? आप कौन हैं? आप अध्यापक हैं, आप शिक्षक हैं। शिक्षक होने के नाते आप क्या करने वाले हो? छात्रों को इसका प्रशिक्षण देंगे, किसका? चरित्रवान और अनुशासित होने का। दूसरा, उन्हें अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तीसरा, स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे। आप तो होते ही हैं, शिक्षक तो होता है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। और उनके माता पिता को इस दिशा में प्रयत्नशील करेंगे। यदि आप नहीं है तो हो जाइए। हाँ, तो इसका सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया, इसका सही जवाब होगा कि छात्रों को इसके लिए आप प्रशिक्षित करेंगे, यानी प्रशिक्षण देंगे। आप शिक्षक हैं, आपका कार्य यही है कि बालकों को अनुशासित और चरित्रवान बनाया जाए। ओके, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में है। हाँ बिल्कुल, चलने दो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, धमाधम धमाधम। वीडियो को देखो, लाइक नहीं कर रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा है, शेयर नहीं कर रहे हैं तो आनंद नहीं आ रहा है। तो आप दोनों काम कीजिए। और हाँ, मैंने बताया आपको, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और राजस्थान में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में आप सम्मिलित होने वाले हैं, क्योंकि आप उससे पहले शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में दाखिला लेकर के और टीचर्स ट्रेनिंग करेंगे,
उसके बाद में आप राजस्थान के नहीं बल्कि भारत के किसी भी कोने में जाकर के और सरकारी अध्यापक बन सकते हैं। प्राइवेट के लिए भी आजकल नेसेसरी कर दी है। आइए, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ने लग गए हैं तो आप क्या करने वाले हो? इसका सीधा साधा फंडा है कि मिलजुल कर काम नहीं कर रहे अभ्यर्थी स्टूडेंट, तो क्या करोगे आप? सभी शिक्षक मिलजुल कर छात्रों के सम्मुख कार्य करें, या मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएं, या इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करें, या विषय पर कोई पुस्तक पढ़ने को कहें? क्या करने वाले हो? सबके जवाब आने चाहिए, इस प्रश्न का सबका जवाब आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या करने वाले हो? यदि बालक मिलजुल कर काम नहीं कर रहे हैं तो आप, यानी सारे के सारे आप शिक्षक हैं, तो क्या करोगे? बिल्कुल सही, सभी शिक्षक आपस में मिलजुल करके काम करो और बालकों को दिखा दो कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है। सामंजस्य रखना जरूरी है और सामंजस्य की मिसाल कायम कर दो। गुड। आइए इसी कड़ी में अगला प्रश्न, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? आपके अनुसार बताओ। कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग का लाभ बताकर, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, या उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर? क्या करने वाले हो? देखो, आपसे हर प्रश्न की उम्मीद की जाती है कि आपका जवाब आए और वो भी सही आए, परंतु फिर भी कोई नहीं। यदि सारी चीजें आपको आती तो आप लाइव थोड़ी जुड़ते, चैनल से थोड़ी जुड़ते, हमारे से अध्ययन थोड़ी करते। इसका मतलब सारी चीजें नहीं आती है, उसके बावजूद भी हमें पढ़ना पड़ता है। हाँ, तो देखिए इसका सही जवाब होगा कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखा करके, प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, जिससे उनमें प्रयोग करने की क्षमता विकसित होती है। और ये सही तरीका है। तभी तो हर विद्यालय के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, हर संस्थान के अंदर एक प्रयोगशाला होती है, लैब होती है, और उसमें प्रयोग करके विद्यार्थियों को बताया जाता है। ओके, आइए अगला प्रश्न, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार 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 दोहराते हैं। क्या करने वाले हैं? समय को नष्ट करने वाले हैं, या कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक या संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना, या इनमें से कोई नहीं? क्या जवाब होगा आपकी तरफ से, बताइए। मतलब बार बार अनावश्यक रूप से टॉपिक को दोहरा रहे हैं, तथ्य को दोहरा रहे हैं, ये क्या है? एक प्रकार से, बिल्कुल एक प्रकार से समय की बर्बादी है। बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। जब बालकों के समझ में आ गया, इसका मतलब रिपीटेशन खत्म, पुनरावृत्ति खत्म, आगे बढ़ो, तो ये एक प्रकार से समय खर्च करना हुआ। अगला, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा छोड़ के चले जाना चाहिए। भाई, बालक पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे तो क्या करोगे? दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, या शिक्षण विधि चेंज करेंगे, या कक्षा में कोई अन्य कार्य का, अब कक्षा में अन्य कार्य, कोई नाच गान डांस का तो कर नहीं सकते। शिक्षण विधि चेंज करने से भी क्या फर्क पड़ता है? वो तो दूसरे दिन किया जाए तो फिर भी, दूसरे दिन दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए तो मजा है। उस समय तो कक्षा छोड़ दो, फिर उसके बाद में देखा जाएगा। मतलब सेम डे तो समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आज इतना ही पढ़ेंगे, ये कह दो कि बालकों आज यहीं तक, उसके बाद में अगली जानकारी कल प्राप्त करेंगे। तो दूसरे दिन आप दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग करो, शिक्षण विधि भी बेहतरीन प्रयोग में लो, और उसके बाद में तरीके से, इफेक्टिव तरीके से पढ़ाओ। तो इसका जवाब क्या हो गया? कक्षा छोड़ के चले जाना। हालांकि आपको पच नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसा जरूरी होता है, और कई बार शिक्षक को ऐसा करना पड़ता है। जब बालक, आपको पता है अंतिम कालांश के अंदर छुट्टी होने वाली होती है, अंतिम कालांश के अंदर विद्यार्थियों को गणित पढ़ाने वाले अध्यापक चले जाएं, अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापक चले जाएं, और वहां पर उनसे कहा जाए कि आज हम मैथ्स पढ़ेंगे भैया, अवकलन समाकलन पढ़ेंगे, या अंग्रेजी वाले जाकर कहते हैं टेंस पढ़ेंगे भैया, तो बालकों को समझ में आएगा? रुचि लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या किया जाएगा कि कहा जाएगा आपस में खेलो, या तो पढ़ विधि अपनाओ, या फिर कोई प्रतियोगिता का आयोजन करवा लो। इस प्रकार से किया जाता है। तो आइए इसका जवाब आप क्या दे रहे हैं? कक्षा को छोड़ के चले जाना।
अगला प्रश्न, शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? शिक्षण कार्य में, टीचिंग में आदर्श और नैतिकता क्या है, इसका मतलब बताना है आप लोगों को। पहला, अच्छी शिक्षण व्यवस्था को कहते हैं। दूसरा, शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य को कहते हैं। शिक्षक का शिक्षण कार्य नैतिकता का समावेश है या शिक्षा में आदर्श और नैतिकता को जोड़ा जाना चाहिए? क्या करने वाले हैं, क्या जवाब देने वाले हो आप लोग? प्रश्न इजी है लेकिन याद रखना पसीने ला देता है। हमारे जो अध्यापक की अभिवृत्ति और अभिरुचि वाला पार्ट है, इसमें 50 प्रश्नों में से आपको 30-35 प्रश्न तो इजी देगा, याद रखना, और 10-15 प्रश्न ऐसे देगा कि आप विचार करते रह जाओगे और जो आप लगा के आए हो वो सही जवाब भी नहीं है। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें, पुनरावृत्ति करते रहें और हमारे साथ में लाइव जुड़ते रहें, क्योंकि एम स्टडी का विजन है, पिछली वर्ष भी हमने मैक्सिमम अभ्यर्थियों का चयन करवाया है और इस बार भी हम चयन करवाने वाले हो। परीक्षा कब होगी, आवेदन कब हो रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं, रहने दो, आप तो तैयारी करो, होगी जिस दिन देखा जाएगा परीक्षा, ठीक है। हाँ, परिस्थितियां अनुकूल होगी उसके बाद में। तो इसका आदर्श और नैतिकता का मतलब टीचिंग के दौरान एक प्रकार से अच्छी शिक्षण व्यवस्था को ही कहेंगे। किसको कहेंगे? अच्छी शिक्षण व्यवस्था को ही हम शिक्षा में आदर्श और नैतिकता कहेंगे। हाँ, शिक्षण में और है क्या, यही है। अगला, सफल अधिगम के लिए आवश्यक क्या है? छात्रों के मानसिक स्तर और रुचि को ध्यान में रख करके पढ़ाना। सफल अधिगम यानी कंप्लीट लर्निंग वाली जो बात है, शानदार तरीके से समझ में आने वाली बात है, तो आप क्या कहेंगे? छात्रों के मानसिक स्तर और रुचि को ध्यान में रख करके पढ़ाएंगे, या अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन करेंगे, बीच बीच में वो नागिन डांस करेंगे, या फिर अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो? सबको अधिकार होता है। सरकारी विद्यालय में टीचर बनने का मतलब होता है कि सबको ही अपने सब्जेक्ट में तो फुल कमांड होती है, या फिर ये ऊपर वाले सारे सही हैं? आपका जवाब गलत आएगा, लेकिन याद रखना, छात्रों के मानसिक स्तर व रुचि को ध्यान में रख करके यदि पढ़ाया जाता है तो वही सफल अधिगम है। हाँ, यही तो बात है, वरना ये सभी आपका दिखता है ना, तो आपको लगता है कि आंसर ये होता है, मैक्सिमम वही जवाब होता है जो उपयुक्त सभी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ज्यादातर वो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर प्रश्न का जवाब ऐसा नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, दोबारा आप वीडियो को देख करके भी इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। अगला देखो, ये कह रहा है कि जिन छात्रों के माँ बाप नहीं है तो क्या करोगे? भाई, जिनके माँ बाप नहीं है तो आप उनकी मदद करो, स्वयं भी करो और प्रिंसिपल को सिफारिश करके उनसे भी करवाने की कोशिश करो। सामान्यतः यही किया जाता है। भाई, सहानुभूति देने से या कक्षा में आगे बिठाने से या माँ बाप की तरह व्यवहार करने से ये सारी चीजें तो है ही, आप बात करो, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजें रहती है। आइए तो इसी कड़ी में हम अगला प्रश्न करते हैं, 61वां, और 61वां प्रश्न है कि शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं। आलोचनात्मक दृष्टि से, वृत्ति दृष्टिकोण से, या मानवीय दृष्टिकोण से, नैतिक धारणा से, क्या करने वाले हो? मानसिक तनाव से बचाने के लिए आप क्या करने वाले हो? तो याद रखना, इसका बहुत तगड़ा जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए, नैतिक धारणा से। मानसिक तनाव है ना, व्यक्ति को झकझोर देता है। क्यों राजू डी टीम, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो देखो, नैतिक धारणा यदि आपकी अच्छी है, इसका मतलब नैतिक धारणा के माध्यम से आप उसके मानसिक तनाव को कम कर सकते हो, यानी बालक को बचा सकते हो, जरूरी है। ओके, अगला लीजिए, छोटे बच्चे लंबे और कठिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, आप क्या उपाय करेंगे? छोटे बच्चे लंबे और कठिन का नहीं कर पाते तो क्या करोगे? सारे जवाब आपको अच्छे अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन जवाब तो एक ही सही होगा। जैसे पहला ऑप्शन, शब्दों को बार बार बुलवाएंगे, या ऐसे शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, या मिलते जुलते उच्चारण
वाले शब्दों को का सहारा लोगे या बी और सी दोनों क्या करोगे? इसका सही जवाब, हाँ, मिलते जुलते से क्या लेना देना, तो सी नहीं हो सकता, तो सी इधर नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ए और बी में से होगा। तो ऐसी स्थिति में खंडों में बांटने से अच्छा है कि आप उनकी बार बार बुलवा करके प्रैक्टिस करवा दो। लंबे और कठिन शब्दों को बार बार ही बुलवाया जाता है, छोटे बच्चों को ऐसे ही किया जाता है। जब आप विद्यालय के अंदर पढ़ाने जाओगे ना, तो आप लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा, हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आप याद करो कि बच्चों को किस प्रकार से बार बार बुलवाने से, बार बार तैयारी करवाने से ही उनको अच्छे शब्द अच्छी तरह से बोलने में आते हैं, लंबे शब्द अच्छी तरह बोलने में आते हैं। आइए अगला प्रश्न आप लोगों की सेवा में है, और ये लो, आपको एक विचार गोष्ठी में जाना है तथा कक्षा में महत्वपूर्ण पाठ का अध्यापन भी करवाना है, तो आप क्या करोगे? टीचर की नैतिकता होती है, प्रथम उसकी ड्यूटी होती है कि जो पढ़ाना है उसको पढ़ाया जाए, और बाद की साइड की बातें साइड में। तो पहला ऑप्शन देखो, विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, या किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कह करके चले जाएंगे, भाई देख लेना इस फला कक्षा नंबर 7 को, या फिर विचार गोष्ठी के उपरांत आकर बच्चों का अतिरिक्त समय में पढ़ाओगे, या विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। विद्यालय से अवकाश लेने का मतलब तो आय में से कटवाना। विचार गोष्ठी में बच्चों के अतिरिक्त समय में आना 0 नंबर, और किसी सहयोगी को पढ़ाने के लिए कह 2 नंबर, और यहाँ पर ए है इसका 3 में से 3 अंकन होने वाला है, वो है विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे बल्कि विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ाएंगे। आपका भी जवाब यही है, बहुत अच्छा, विचार गोष्ठी में नहीं जाएंगे, त्याग दो उसको। हाँ, आइए अगला, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बच्चों में नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षण का बच्चों को शिक्षक का अनुगमन करना, या बच्चों की अभिव्यक्ति व उसकी सक्रिय भागीदारी के को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या है? मतलब जिसमें फोकस बालकों को ध्यान में रख करके किया जाता है पढ़ाई को। तो उसका जवाब आप लोग क्या देने वाले हो? जल्दी से सब लोगों का जवाब आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, दूसरा बच्चों को शिक्षक का अनुगमन करना, ये तो फिर शिक्षक केंद्रित हो गई। बच्चों की अभिव्यक्ति व उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व, अभिव्यक्ति से क्या लेना देना है? इसका मतलब ये जवाब नहीं हुआ। तो याद रखना इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, हाँ बहुत जरूरी है। आइए इसी कड़ी में आज हमारे टोटल 75 प्रश्न होने वाले हैं, 10 प्रश्न और शेष हैं, और वीडियो को लाइक करते चलो, और आनंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी कर दो भाई। हाँ, खाना वाना देखो आप, टाइम हो चुका है, बिल्कुल खा लिया होगा काफी लोगों ने तो, और काफी खाने के इंतजार में है। हाँ, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, लगातार बने रहेंगे। हाँ, तो लीजिए साहब, अगला प्रश्न हमारे बीच में है, बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, आपका विचार है। कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है, दूसरा कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित होता है, तीसरा कहानी बच्चों को सिखाने में अधिक सक्षम क्रियाकलाप है, या कहानी विषय को रोचक बनाती है। हाँ बिल्कुल सही जवाब, कहानी बच्चों के मस्तिष्क को ज्यादा केंद्रित करती है। पता है, कहानी सुनने के बाद में बालक बालक इतना केंद्रित हो जाता है, उस कहानी को रिपीटेशन करेगा कि ऐसा हुआ, उस कहानी के जो भी पार्ट्स हैं उसके बारे में बात करेगा, उसमें कहानी में जो उतार चढ़ाव आए उनके बारे में बात करेगा, वो कहेगा ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। हाँ, तो उससे क्या होगा कि मस्तिष्क केंद्रित होगा, और ध्यान केंद्रित होता है, इसका मतलब अधिगम ज्यादा होता है। तो कहानी के माध्यम से पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, ये जवाब हो गया इसका, वेरी गुड। अगला, 3 या 4 वर्ष के बालक के लिए उचित दंड हो सकता है। छोटे बालक के लिए क्या दंड होगा? पीट तो नहीं सकते हो आप, मुर्गा नहीं बना सकते हो, तो अब देखो इसमें 4 विकल्पों में से तलाशो। डंडे से भयभीत कर दो, केवल डराना है यहाँ पर,
या उसके माता पिता की उपेक्षा का भय दिखा दो, मतलब कह दो कि आपके माँ बाप ऐसे ऐसे, मतलब शब्द यहाँ पर काम में नहीं लिए जा सकते। उसे उसकी पिता की उपेक्षा का भय दिखा दो, एक में तो माता की और दूसरे में पिता की, या फिर उसे कक्षा में खड़ा कर दो। 3-4 साल का टाबर है, माँ बाप और इनको खड़ा करना रही है तो दूर की बातें हो गई, उसको तो इतना कहता डंडे की पड़ जाएगी, अभी डंडा मंगवा दूंगा, इतना ही काफी है उसके लिए, तो वो सेंटर में आ जाएगा। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? डंडे का भय दिखाना, मारना नहीं है, केवल भयभीत करना है। हाँ, कहीं आप उठा करके आप बता दो कि सर आपने तो कहा था कि डंडा, है ना, जिसको ज्ञानचंद के नाम से पुकारा जाता है, ज्ञानदास है एक प्रकार से, मतलब प्राचीन समय में तो ज्ञानदास की भूमिका अदा करता था, आजकल नहीं है ऐसा। हाँ, बिल्कुल डंडा नहीं उठा सकते और नहीं मार सकते हैं। निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ का मतलब यहां पर है जिसका परिणाम एक जैसा हो, जिसका परिणाम एक जैसा हो, यानी परिणाम क्या रहे? स्थिर रहे, मतलब कांस्टेंट रहे, चेंज नहीं हो, परिणाम एक जैसा, चाहे कोई भी चेक करे एक जैसा उसका परिणाम हो तो वो क्या कहलाएगा? वस्तुनिष्ठ कहलाएगा। निबंधात्मक मरे नहीं है, लघुत्तरात्मक मरे नहीं है, मुक्त उत्तर वाला मरे ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? सत्य और असत्य वाला, यानी आप किसी कथन में या प्रश्न में सत्य और असत्य को छांट रहे हो, सत्य तो सत्य और असत्य तो असत्य, यानी परिणाम एक जैसा होगा, कोई भी चेक कर ले। हाँ, 67 का जवाब आपकी तरफ से भी यही। प्रश्न इजी है, इंपॉर्टेंट भी है और ऐसे परीक्षा में आते भी हैं, याद रखना। हाँ, अगला, अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए। समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ने से क्या होगा? उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, या छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सकेंगे, या अपना पढ़ा हुआ जीवन स्तर बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सकेंगे, या अपने समय का सदुपयोग कर सकेंगे। क्या करने वाले हैं? समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का मतलब क्या हुआ? समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से क्या मिलने वाला है? 4 विकल्प, आपके जवाब भी आने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप जवाब नहीं दो, आपस में बातें बहुत ज्यादा करते हो, ऐसा सही पॉसिबल नहीं है भैया, ऐसा मजा नहीं आता है। हाँ, ऐसे मजा नहीं आता है, बिल्कुल जल्दी से जवाब दो, बिल्कुल मजा आ गया, चलने दो चलने दो चलने दो। हाँ, वेरी गुड। तो देखिए, समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से बोलो शिक्षक के ज्ञान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। समसामयिक में ज्ञान तो वो बालकों को वहीं पढ़ा देंगे ना, प्रार्थना स्थल पर ही, लेकिन खुद पढ़ते हैं, अध्यापकों की बात हो रही है, तो उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। कहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे वर्तमान में क्या चल रहा है, ज्ञान में वृद्धि होगी, ताकि वो अच्छे से आपको तरीके से आगे चीजों को पढ़ा पाएंगे। ये तो एक फैक्ट वाला प्रश्न है, इसका सब जवाब लोग जानते होंगे। भारत में किस राज्य की सबसे ज्यादा साक्षरता है, यानी साक्षरता किस राज्य की सर्वाधिक है? तो आप लोग सब जानते हैं केरल इस मामले में सबसे अग्रणी है। हाँ, केरल सबसे ज्यादा अग्रणी है इस मामले में। ओके, अगला, प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से भिन्न होता है, या सामान्य बालकों जैसा होता है, या मंद बुद्धि का होता है, या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी का मतलब मंद बुद्धि का होगा, मरे नहीं हो। सामान्य बालकों जैसा प्रतिभाशाली हो नहीं सकता, इसका मतलब सामान्य बालकों से जो भिन्न होता है उसी को हम क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली कहेंगे। कई बार तो 4 ऑप्शन देखते हैं आंसर दिख जाता है, कई बार प्रश्न पढ़ते या आंसर समझ में आ जाता है, और कई बार 4 ऑप्शन और प्रश्न पढ़ने के बाद में विचार करना पड़ता है कि इसका जवाब क्या होने वाला है। हाँ, तो इसका जवाब क्या होगा कि प्रतिभाशाली मतलब सामान्य बालकों से भिन्न। अगला, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, विषय से संबंधित नवीनतम साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। देखो, नवीनतम जानकारी को नवीनतम बनाने के लिए वही मैंने अभी अभी बताया आपको क्या करना चाहिए कि उसको दैनिक समाचार पत्रों को डेली पढ़ना चाहिए। हाँ, दैनिक समाचार पत्रों को डेली पढ़ना चाहिए, जरूरी है ये, क्योंकि आपको पता है कि नवीनतम जानकारी समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही मिलती है। हाँ जी,
अब आप कहेंगे साहब इसका ये भी तो ऑप्शन हो सकता था, विचार गोष्ठियां और विषय संबंधित साहित्य, ये साहित्य एरिया, तो गोष्ठियां तो पुरानी बातें भी करते हैं, लेकिन नवीनतम जानकारी तो कहाँ से मिलेगी, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मिलेगी। इसका मतलब इसका जवाब क्या हो गया, ए। आइए इसी कड़ी में आगे, सफल समावेशन को निम्नलिखित में आवश्यकता होती है, सिवाय यानी छोड़कर, किसको छोड़कर, अभिभावकों की, सॉरी, पृथक्करण को छोड़कर, अभिभावकों की भागीदारी को छोड़कर के, क्षमता संवर्धन को छोड़कर के, या संवेदनशीलता को छोड़कर। याद रखना, समावेशन का मतलब जोड़ना, तो वहां पृथक्करण नहीं होना चाहिए, इसका मतलब पृथक्करण को छोड़कर के सारी चीजें हैं, पृथक्करण नहीं होना चाहिए, सिवाय सफल समावेशन में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ा दो, क्षमता संवर्धन कर दो, और संवेदनशीलता भी बढ़ा दो। हाँ, इसका मतलब ए आंसर। कई बार क्या है, शब्द समझ में आना चाहिए, यदि सिवाय नहीं होता तो इसका जवाब इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता था। हाँ, बहुत अच्छी। लीजिए साहब, आज का अगला प्रश्न, निम्न नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी गई है, इनमें से कौन सी गलत है, गलत को बताना है आपको। प्रश्न नंबर 73 और गलत को देखता हूं, देखिए आपका जवाब क्या आता है। पहला करा, अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, अच्छा शिक्षण पथ प्रदर्शन करने वाला होता है, या अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है, या अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है। गलत बताना है। देखो, अच्छा शिक्षण प्रेरणादायक होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है, ये बात भी। अच्छा शिक्षण पथ प्रदर्शन करने वाला भी होता है। अच्छा शिक्षण आदेशात्मक नहीं होता, आदेशात्मक शिक्षण कार्य कभी भी प्रभावी नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता। इसका मतलब गलत यही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, इसको गलत मत करना। आइए अगला, आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, हेडमास्टर साहब हैं आप, और कुछ साथी आपकी दबी जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे, टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे कि क्यों कर रहे हैं आलोचना, आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या अपने कुछ साथियों की खिलाफत करने वालों की को जवाब देने को कहेंगे, या चुपचाप अपने काम में लगे रहेंगे, क्या करने वाले हो। याद रखना, दबी जुबान से आलोचना कर रहे हैं तो आलोचना का कोई आधार तो होता है, आलोचना का कोई लॉजिक तो होता है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, स्वयं का आत्मनिरीक्षण करो कि कहां मुझ में कमी है और कहां सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि हमेशा शिक्षक को शिक्षार्थी बन के रहना है, हमेशा अच्छी अच्छी जानकारियां, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उसके जीवन में उतारने चाहिए, और जहां कमियां है उसमें सुधार करनी चाहिए, अपना आत्मनिरीक्षण हमेशा करते रहना चाहिए। 74 का जवाब आपकी तरफ से। अगला आज का 75वां और प्रश्न बहुत इजी सी है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता की बात हो रही है, कम की हो रही है। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों के प्रति लगाव और धैर्य, विद्यार्थियों में अक्षमताओं का ज्ञान, या फिर शिक्षकों का आर्थिक सामाजिक स्तर। इसका जवाब प्यारे प्यारे विद्यार्थियों आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे, डिस्क्रिप्शन में जो नीचे परमानेंट वाला होता है जो ऑप्शन, उसमें लिख करके देंगे, क्योंकि आज का ये अंतिम प्रश्न है। और अब से पूर्ववर्ती क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी वो देखें, क्योंकि लगातार हम प्रतिदिन 25 प्रश्न आपको अध्यापक की अभिवृत्ति और अभिरुचि का करवाते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। तो आप लगातार बने रहें और इसी प्रकार एम स्टडी का लाभ लें। धन्यवाद विद्यार्थियों। और जो चैनल पर नए हैं, वो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर कर दें, शेयर करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, अलविदा।